हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम यूपीएससी सीएपीएफ के जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इस वीडियो का ये हमारा पार्ट 2 है। और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ में आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा लो था। इस बार बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए और बड़े सिंपलीफाइड क्वेश्चन थे। कोई ज्यादा लैंग्वेज का खेल नहीं था। 18 क्वेश्चन देखे दोस्तों इस बार सीएपीएफ ने क्वेश्चन पूछते और लगभग यही रेंज रहती है कि 15 से 20 के बीच में ही सीएपीएफ में आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार के क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे, तो आप 18 में से ये मान के चलिए 15 टू 16 तो इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते थे विद 100% एक्यूरेसी। मतलब 15-16 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए थे इजीली। मैं नहीं कह रहा कि आपको 18 के 18 करेक्ट करने हैं, बट 15-16 एटलीस्ट फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी, और आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑफलाइन रिसोर्सेज आप क्या फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्वेश्चन के पेपर को डिस्कस करते हैं और ये ज्योग्राफी के कुछ 18 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी लैंग्वेज का खेल नहीं है। पूछा है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो टॉप पे जो डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा टाइप जो बनता है वोल्केनिक इरप्शन होने के साथ में, उसको क्या कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रेटर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी कोई वोल्केनिक पीक होता है, मान लीजिए ये कोई वोल्केनिक पीक है, इसमें से जब इरप्शन होता है तो इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है दोस्तों, ये एक्सप्लोड करके ये उड़ जाता है। तो कुछ इसका जो वोल्केनिक ये कुछ इस शेप में हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ऐसा कुछ ये क्या बन जाता है, ये क्रेटर बन जाता है। ये जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। बाद में इसी में जब टाइम टू टाइम रेनफॉल होती है तो बहुत लंबे टाइम के बाद में ये एक फुल फ्लैज लेक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्रेटर लेक कहते हैं। तो ये वोल्केनिक इरप्शन का जो टॉप पार्ट है वो कहीं ब्लास्ट हो गया इसमें से, और ये जो डिप्रेशन बन गया इसी को क्रेटर कहते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरे अपने खुद के आंसर हैं। अभी ये यूपीएससी के तो कोई अपनी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो मे बी शायद मेरा कोई आंसर गलत भी हो, तो बट वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप 18 में से 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे विद सिंपली। तो क्वेश्चन हुआ है कि किसी की भी एब्सोल्यूट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैप पे तो हमको क्या क्या चाहिए? क्या केवल लैटिट्यूड, क्या केवल लॉन्गिट्यूड, बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और नाइदर? तो हमें पता है कि अगर किसी की भी लोकेशन को हमें ट्रेस करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें लैटिट्यूड की भी एक्सिस चाहिए, लैटिट्यूड के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, और हमको लॉन्गिट्यूड के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। लैटिट्यूड आपको क्या बताएगा दोस्तों? नॉर्थ या साउथ आपको क्या बताएगा? उसकी नॉर्थ में पोजीशन है या साउथ में पोजीशन है। लॉन्गिट्यूड आपको क्या बताता है कि वेस्ट है या ईस्ट है। तो जब भी आप किसी को अपनी लोकेशन भी सेंड करते हैं, किसी के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ भी लिखा होता है या ईस्ट वेस्ट में कोई एक लिखा हुआ होता है। वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही आपको जरूरी है, तभी आप किसी भी लोकेशन को आप मैप पे तभी लोकेट कर पाएंगे जब आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों पता हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, दोस्तों बड़ा सिंपल है, एनीमोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ये देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ थोड़ा सी अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी, अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी तो आप बता देंगे। देखिए, जैसे जैसे रिवर फ्लो होती है, तो जैसे जैसे वो मेच्योर स्टेज में जाती है तो वो क्या करना शुरू कर देती है? वो मिएंडर करना शुरू कर देती है। अभी मैं दिखाऊंगा मिएंडरिंग किसको कहते हैं। मिएंडर करते करते उसका कुछ पार्ट उससे अलग हो जाता है। उसको पूछा है कि क्या बनता है वो। दोस्तों उसको कहते हैं, मेंढर को कहते हैं। देखिए, जब रिवर, आप जानते हैं कि जब रिवर मेंढर करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कोई रिवर है, ये क्या कर रही है? ये किस तरह से अपने पाथ को चेंज कर रही है। इसको कहते हैं मेंडरिंग ऑफ रिवर। अब ये मेंडरिंग ऑफ रिवर देखिए दो तरीके से कर रहा है। इस तरीके से कर रही है। ये जो पार्ट क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट ये डिपॉजिट करती है और कुछ पार्ट ये इरोड करती है। देखिए, ये मेरा क्या है, ये ओक्सबो लेक है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मेंडरिंग करने के साथ साथ कुछ पार्ट ये, आपसे पूछा है which one of the following is formed when the old member is closed off by deposition? जो आपका ये पार्ट अलग हो गया, क्लोज्ड ऑफ हो गया, ये पार्ट ये क्या बन गया, ये पूछना चाह रहा है। ये पहले इसी रिवर का पार्ट था, लेकिन टाइम टू टाइम आने के साथ साथ ये इससे अलग हो गया और रिवर का पाथ ये हो गया। तो दोस्तों इसको कहते हैं ओक्सबो लेक। तो जो पार्ट इससे अलग हो जाता है, क्लोज ऑफ हो जाता है, उसे ओक्सबो लेक कहते हैं। लेवी क्या चीज होती है? लेवी देखिए कि जब ये रिवर फ्लो होती है तो कुछ पार्ट यहाँ पे ये अपने अपने जो मार्जिन्स होते हैं, अपने जो एंड पॉइंट होते हैं रिवर के, वहां पर ये कुछ डिपॉजिट करती है सैंड,
उसको दोस्तों क्या कहते हैं, लेवी कहते हैं। बट हमसे पूछा है क्लोज ऑफ होने वाला पार्ट, तो हमसे इस ओक्सबो लेवल, ओक्सबो लेक के बारे में पूछा है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान था मैपिंग लोकेशन का तो आपको आंसर कर देते। आपसे पूछा है कि कुछ माउंटेन रेंजेस दे रखी है इधर आपको, और आपको इधर उसके सामने कुछ कंट्रीज या कॉन्टिनेंट लोकेट करने हैं। देखिए यूराल माउंटेन के बारे में कहा है कि साउथ अमेरिका में नहीं, यूराल आप सभी जानते हैं कि रशिया में आते हैं, और ये ऐसा कहा जाता है कि यूराल माउंटेन ही क्या है, यही क्या होते हैं, बाउंड्री लाइन होती है एशियन पार्ट ऑफ रशिया और जो यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया है। रशिया आप जानते हैं एक ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है, 2 कॉन्टिनेंट में आती है, उसका कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट उसका यूरोप में आता है। तो वो जो यूरोप वाला पार्ट और जो एशिया वाला पार्ट है रशिया का, उसके बीच में जो बाउंड्री होती है दोस्तों, वो यूराल माउंटेन होती है। तो ओ ए का यूराल का तो हो गया रशिया, यानी जैसे ही मैंने देखा तो ऑप्शन नंबर या तो ई मेरा ए आंसर होगा या बी मेरा होगा। अब फिर देखिए एप्लाचियन माउंटेन आप सभी जानते हैं, एप्लाचियन माउंटेन आपका नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया, और इतने पे ही मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया बी। आप सभी जानते हैं कि एंडीज साउथ अमेरिका में होते हैं। एंडीज आपके कहाँ होते हैं, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज जो है वो एंडीज ही है। ये मैंने नाम भी नहीं सुना था दोस्तों। ड्रैकेंसबर्ग जो ये माउंटेन रेंज है, इसका नाम हमने नहीं सुना था, फिर भी हमें आंसर पता लग गया। तो ये क्या बचा, ये साउथ अफ्रीका होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व, देखिए कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, किसी भी जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यानी नेशनल पार्क हो या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके अराउंड एक बफर जोन बनाया जाता है। उस प्रोटेक्टेड एरिया को शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, उसको बचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। तो ये आसान कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये कुछ नाम दिए गए हैं कि केव्स, आर्च, स्टैक्स, स्टम्प्स, ये क्या है, लैंड फॉर्म है दोस्तों। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th क्लास की, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स बताई गई हैं कि भैया आपका माउंटेन के बारे में बताया गया है, प्लेन के बारे में बताया गया है, प्लेटू के बारे में बताया गया है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स नाम की एक चीज होती है, वहां पढ़ेंगे रिवर कौन कौन सी लैंड फॉर्म बनाती है, आपका लाइम स्टोन से कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, विंड कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाती है, डेजर्ट में कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाते हैं। तो आप वहीं पे पढ़ेंगे। तो ये आर्चेज, स्टैक्स, ये केव्स, ये सब कोस्टल माउंटेन, ये सब दोस्तों कोस्टल लैंडफॉर्म है। केव्स, आर्चेज, स्टैक्स, स्टम्प्स, ये क्या होते हैं, ये कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो ये कौन बनाता है, जो कोस्टल एरिया पर जो वेव्स आती हैं, वो दोस्तों इन लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, वेव हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वो मिट्टी है जिसमें बहुत ज्यादा सोल्ट कंटेंट होता है, जिससे आप सोल्ट बना भी सकते हो उस एरिया में। तो आपको सभी जानते हैं कि आपका एरिड सोइल जो होती है, जो कि मोस्टली आपको डेजर्ट एरिया में, जो आपको गुजरात वगैरह वाले एरिया में मिलती है, वो एरिड सोइल होती है। और ये सोइल जब इसका जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो इसमें से आप सोल्ट को अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, एरिड सोइल। देखिए मैं आपको बस ये आपको मैं एक आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए मैं अलग से आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द, ये फैक्चुअल नहीं है, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो ही आप ज्योग्राफी में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा है दीज सोइल्स आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, इनकी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी इनफर्टाइल होती है। बात तो करेक्ट है। देखो दोस्तों, देखो अगर मैं आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाऊंगा तो कुछ ऐसे होते हैं वो देखने में। ये जो आपका ब्राजील वगैरह एरिया है, ये आपका कुछ इस टाइप का जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले एरिया में मिलेंगे। बट इनकी सोइल इनफर्टाइल क्यों होती है, यहाँ तो इतना ज्यादा ग्रीन पार्ट है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, फिर इनको हम इनकी सोइल को इनफर्टाइल क्यों करें। देखिए दोस्तों, बेशक यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा डेंस कवर है, लेकिन ये सोइल अभी भी इनफर्टाइल ही होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये किसी भी तरह की क्रॉप, जो क्रॉप होती है, फूड क्रॉप होती है, उनको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर फूड क्रॉप वगैरह का आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इनफर्टाइल सोइल होती है। कह रहा है कि दिस वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर अराउंड। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली पूरे ईयर आपका क्या होता है, पूरे ईयर यहाँ पे आपको सनलाइट मिलेगी, पूरे ईयर आपको यहाँ पे ग्रीन पार्ट है, तो ये आपको हमेशा ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। और अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इतने ज्यादा तादाद में होता है, तो यही वजह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल होती है। इसीलिए इस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सप्लाई करते हैं अर्थ को।
इसीलिए आप देखते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ब्राजील के, उनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वजह यही है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। कह रहा है दे हैव बीन डिस्क्राइब एट डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज। बात सही है। देखिए अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ये फॉरेस्ट का रेगिस्तान दिखाई देगा। दूर दूर तक केवल फॉरेस्ट ही दिखाई देंगे। इवन लैंड फॉर्म आपको दिखाई भी नहीं देगी कि अंदर लैंड कैसी है। तो इसीलिए उनको क्या कह देते हैं, डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज भी कहते हैं। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड इकोसिस्टम, ये बात भी करेक्ट है। इनमें इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म इकोसिस्टम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए कार्डमम हिल्स, आप सभी जानते हैं कि साउथ में होती है हमारे कार्डमम हिल्स। पूछा है कि इज रिगार्डेड दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द, क्या ये मीजो हिल का कंटिन्यूएशन का पार्ट हो सकते हैं? नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में होती है। क्या नागा हिल का कंटिन्यूएशन का पार्ट हो सकते हैं? नहीं, ये तो अगेन नॉर्थ ईस्ट में होती है, हिमालय का पार्ट है दोनों ये तो। क्या ये ईस्टर्न घाट? नहीं दोस्तों, ईस्टर्न घाट का भी नहीं होते ये, ईस्टर्न घाट तो थोड़े अलग होते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट के नीचे ही ये चीज आपको मिलेंगी, कार्डमम हिल्स। तो ये वेस्टर्न घाट का ही एक्सटेंशन मानते हैं। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको कुछ ट्रिब्यूटरी दे दी है, इधर कुछ रिवर दे दी है, आपको मैच करना है। देखिए आप सभी जानते हैं कि सतलज ए यमुना की ट्रिब्यूटरी तो नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? सतलज होती है दोस्तों इंडस की, आप सभी जानते हैं। तो 1 का 4 हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन सी या डी में से कोई बचा। अब मैंने कोसी का पता लगा लिया कि दोस्तों कोसी का तो क्या होता है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिहार में फ्लो होती है। तो बी का क्या हो गया, थर्ड। तो आंसर मेरा क्या हो गया, सी। सी। तीस्ता के बारे में भी देख लेते हैं। तीस्ता दोस्तों ब्रह्मपुत्र की रिवर की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। पहले गंगा रिवर की होती थी, लेकिन अभी ये रिवर कैप्चरिंग के बाद किसकी है, ये ब्रह्मपुत्र की। रिवर कैप्चरिंग एक फिनोमिना होता है। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है। और चंबल दोस्तों आप सभी जानते हैं किसकी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। इनमें से कौन सी रिवर डेजर्ट में नहीं फ्लो होती? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस बानस रिवर का नाम मैंने सुना था, और इस बराक रिवर का नाम मैंने सुना था। बाकी ये रुपेन और ये माछू जो रिवर है, इनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। बट मेरे से पूछा है कि इनमें कौन सा डेजर्ट का रिवर नहीं है। देखिए बराक रिवर के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ये नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होती है, स्पेशली मणिपुर वगैरह वाले एरिया में। तो अगर ये बराक रिवर की नॉलेज मेरे पास है, और मेरे से पूछा है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट रिवर नहीं है, तो मैं आंसर बराक ही लगा दूं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होती है दोस्तों, और नॉर्थ ईस्ट में डेजर्ट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो बराक रिवर ही इसका आंसर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूपेन रिवर जो है ये, और ये माछू रिवर जो है, दोनों दोस्तों ये दोनों ही ये गुजरात में फ्लो होती है, वेस्टर्न गुजरात में, डेजर्ट पार्ट में। बनास रिवर दोस्तों ये जो होती है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चंबल रिवर की एक सहायक नदी है जो राजस्थान में फ्लो होती है, मेनली कोटा वाले रीजन में। तो वो भी डेजर्ट वाला एरिया है। तो बची कौन सी, बराक रिवर ही बची दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जब हम पढ़ते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन में ही आ जाता कि इनमें से कौन सा एक रिवराइन पोर्ट, मेजर पोर्ट है। आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ मेजर पोर्ट है, कुछ माइनर पोर्ट है। प्लीज उनको पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं, उनमें डिफरेंस देख लेना, मेजर माइनर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कोलकाता एक ऐसा रिवर है, कोलकाता एक ऐसा पोर्ट है दोस्तों जो एक रिवर के ऊपर है। ठीक है ना, हुगली रिवर वहीं से फ्लो होती है कोलकाता से। तो उस रिवर के ऊपर वो क्या है दोस्तों, वो एक पोर्ट है। और ये ही कोलकाता पोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर क्या होता है, रिवर में सिल्टिंग के कारण इसको क्या करना पड़ता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है इस हार्बर की। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। पारादीप आप सभी जानते हैं उड़ीसा में। मोरमू गांव गोवा, ये मुर्मू गांव कहाँ पे है दोस्तों, ये गोवा में है। दीनदयाल भी दोस्तों कोलकाता पोर्ट के पास में ही बन रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता रिवर एक रिवराइन पोर्ट है। देखिए अगेन अगर आपने लैंड फॉर्म पढ़ा होगा, आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जब रिवर फ्लो होती है तो उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल फ्लो होता है उसके साथ में, रिवर बेड में। तो हमसे पूछा है द हैवीएस्ट रॉक, सबसे हैवी रॉक विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन द रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच रोड। देखिए आंसर हो जाएगा सिंपल, ट्रैक्शन रोड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी का ज्ञान है तो आप आंसर लगा देंगे। सॉल्यूशन दोस्तों वो होता है जो रिवर के वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, जो सॉल्यूशन बन जाता है। सस्पेंशन वो होता है जो रिवर वाटर के अंदर ऊपर की तरफ फ्लो होता है, जो नीचे तक नहीं जाता, बड़े छोटे पार्ट होते हैं। सोल्टेशन वो उससे सस्पेंशन से बड़ा और ट्रैक्शन से थोड़ा छोटा जो पार्ट होता है मटेरियल का, उसको सोल्टेशन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बोल्डर्स होते हैं, रॉक्स एंड बोल्डर्स होते हैं, जो बिल्कुल आपके सरफेस पे फ्लो होते हैं रिवर के, उनको कहते हैं ट्रैक्शन लोड। सिंपल अगेन एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको बिल्कुल इसका पता होना चाहिए था।
पूछा है कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। सिंपल सा बात आपको बताया कि दोस्तों एस्थेनोस्फेयर के अंदर यानी मेंटल के अंदर आपका कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है। आपको पढ़ी भी होगी कि कन्वेक्शन सेल थ्योरी आपने आर्थर होम्स की अगर पढ़ी होगी तो आपने उन्होंने बताया था कि भैया आर्थर होम्स जी ने बताया था कि आपके अर्थ के अंदर आपके मेंटल में क्या होते हैं कन्वेक्शन सेल घूमते हैं जिनकी वजह से आपका अर्थ पे मेजरली कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, जो आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए माउंट मेरापी फिर से खबरों में रहा था जनवरी 2021 में, ये इरप्ट हो गया था। तो ये कहाँ पे दोस्तों, जावा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, सेंट्रल जावा का एक पार्ट है। और इस साल फिर से एक माउंट सेमेरू, ये भी आपने सुना होगा, ये भी इंडोनेशिया का है, वो भी जावा पे है। तो ये इंडोनेशिया वगैरह आप जानते हैं सभी रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वोल्केनोज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन ताउते फिर से इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अरेबियन ओशन में ये आया था, इंडिया में भी ये स्ट्राइक हुआ था। तो इसका नाम दोस्तों किसने दिया था, म्यांमार में। अगेन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों मेरे को यही लगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन आर फाउंड इन इंडिया। देखिए हेमेटाइट आप सभी जानते हैं इंडिया में मिलता है। सबसे बेस्ट टाइप का जो आयरन होता है दोस्तों वो हेमेटाइट ही होता है। तो इसमें लगभग 70% से ज्यादा आयरन मिलता है इस ओर में। तो ये तो मिलता है इंडिया में। मैग्नेटाइट भी अगेन दोस्तों इंडिया में मिलता है। अब देखिए दोस्तों 1 और 2 है तो इसका मतलब या तो ये है। 4 जो है दोस्तों सीडेराइट, ये भी कुछ पार्ट में इंडिया में मिलता है कर्नाटका वगैरह में। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये भी। अगर मैं आपको ऑप्शंस दे दूं 1 2 3 एंड 4, तो दोस्तों आप वो आंसर बोले। लिमोनाइट भी दोस्तों इंडिया में मिलता है, उत्तराखंड में और आपका फॉर एग्जांपल यूपी में। ये तो हमारा आंसर तो होना चाहिए 1 2 3 एंड 4, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 नहीं है। तो हम आंसर इसमें से कोई लगाना होगा तो सी लगा देंगे, अदरवाइज तो ये चारों ही दोस्तों इंडिया में अवेलेबल होते हैं। सबसे बेस्ट कौन सा आयरन और होता है दोस्तों, हेमेटाइट होता है। और सबसे जो कम आयरन कंटेंट होता है दोस्तों वो सीडेराइट में। सीडेराइट में केवल 40% ही आयरन हमें अवेलेबल होती है। तो थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो देखने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है ज्योग्राफी। आपने देखा कि ज्योग्राफी में दोस्तों मेनली 2 तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आपने देखा होगा तो रिवर एक हमारा क्वेश्चन बनते हैं, रिवर से बेस्ड, मैप से बेस्ड आपके क्वेश्चन बने। बाकी तो अगर देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपसे ज्योग्राफी के पूछे गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और साथ ही साथ जीसी लियो के कुछ लिमिटेड चैप्टर पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर को आप धीरे धीरे कोई कोई जैसे कोई कंजर्वेशन एरिया है वो करंट में उसको देखिए, कोई वोल्केनो है उसको करंट अफेयर में तो उसको कहीं से कवर कर लीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है। इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी थे, उतने ज्यादा कोई टफ नहीं थे। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम देखेंगे, किसी और सेक्शन को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे विद स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच।